हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है देवांशु पाठक भाई आगरा से। और भाई ने हमें रीच आउट करा और भाई ने कहा कि भाई तुम्हारे पॉडकास्ट में जो गेस्ट आ रहे हैं उनको तो हाफ सी नॉलेज है। लूसीफर, सेटन, डेविल, ऐसे भारी भारी शब्द भाई ने हमारे मुंह पे फेंक के मारे कि भाई मेरे को इसके बारे में फुल डिटेल में नॉलेज है। और भाई ने कुछ चैट के स्क्रीनशॉट्स भी भेजे। तो फिर हमने कहा भाई कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर आप आइए हमारे शो पर और बताइए कि क्या सच है क्या नहीं है, आपको क्या पता है और कैसे पता है। तो वेलकम भाई। थैंक यू भाइयों को, सभी भाइयों को राम राम। और भाई स्पेशली आगरा से हमारे लिए आए हैं आज इतनी ठंड में। और भाई तो शुरू करते हैं। आप ज़रा बताओ अपने बारे में थोड़ा हमारी ऑडियंस को, क्या आप करते हो और कैसे आपको ये साइड ऑफ द एनर्जीज की नॉलेज है, क्या पता है क्या नहीं पता है। एक्चुअली भाई बस ये सिंपल अगर मैं बताऊं तो भुगत के सीख जाते हैं। जब मैं थोड़ी कम एज में था तो विजन्स वगैरह काफ़ी मुझे आया करते थे। किस एज में? खराब सपने आने 6-7 साल की उम्र से। जब से मुझे याद है तब से चीज़ें होती थी और रेगुलर बेसिस पर होती थी। तो उसमें थोड़ा और इजी लैंग्वेज में समझाइए कि विजन आना मतलब। हाँ, इसका मतलब आप ऐसे मान के चलिए कि आप रेस्ट करने के लिए लेटे हुए हैं और अचानक कभी कभी ऐसा होता है आपको पता नहीं चलता कि आप ट्रांस की स्टेट में चले गए। मतलब थोड़ा सा आप ऐसी नींद में चले गए हैं जिसमें आप ना तो सोए हुए हैं ना जागे हुए हैं। और कई लोग इसको स्लीपिंग पैरालिसिस भी बोलते हैं। वो इसी का ही एक स्टेज है। स्लीपिंग पैरालिसिस की अगली स्टेज है विजन्स का और ज़्यादा डोमिनेंट हो जाना। और उसके आगे की स्टेज है कि आप उस विजन में इतने शामिल हो जाते हो कि जो आपका ये 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है ये आपके लिए सपना बन जाता है और वो रियलिटी बन जाती है। तो मतलब आपकी चेतना शिफ्ट हो जाती है। इंसेप्शन का कैरेक्टर कह सकता हूँ आपको कि आप विजन ऐसी दिखती है आपको। वो खैर मूवी है, उसमें चीज़ों को थोड़ा अलग तरह से रिप्रेजेंट करा है। मूवीज में कभी भी ना रियलिटी को, क्योंकि ऑडियंस को समझाना है तो भूत भी दिखाते हैं या कुछ दिखाते हैं तो बहुत उस चीज़ को कॉमिक करके दिखाते हैं। लेकिन रियलिटी में चीज़ें इतनी कॉमिकल नहीं होती हैं, थोड़ा सा सादा होती हैं, थोड़ी सी सिंपल होती हैं। तो लेकिन उनकी मजबूरी है क्योंकि उन्हें लोगों को समझाना है। तो बट भाई जैसे स्लीपिंग पैरालिसिस के बारे में कहा जाता है वो बहुत स्कैरी होता है और उसके बाद भी आप उसको ओवरकम करके उस रियलिटी के पल्ली और चले जाते हो, फिर उसको रियलिटी समझते हो। Exactly. तो ये कैसे आपने ओवरकम किया उस स्कैरीनेस को? एक्चुअली इसके स्टेप्स ये थे कि जैसे मान लीजिए मैं उसमें स्लीपिंग पैरालिसिस में हूँ, एनर्जी अटैक्स चल रहे हैं। बच्चा ही था, मुझे नहीं नॉलेज थी क्या चल रहा है और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपको दिखता क्या था उससे थोड़ा समझाओ तो लोग इमेजिन कर पाएंगे। ऐसे मान के चलिए कि आप बच्चे हैं, अब आप एक ऐसी जगह में आ गए हैं जिसको आप पहचानते नहीं, या कभी कभी ऐसी जगह जिसको आप पहचानते हैं। फॉर आप ऐसे मानकर चलो अगर आपका सपना है भैया और आपको ये पूरा घर भी दिख रहा है, ये कॉलोनी भी दिख रही है, बस लोग नहीं दिख रहे, सब सुनसान है, डार्कनेस हो रखी है, बिल्कुल शाम का ऐसा टाइम है जब बिल्कुल आप चीज़ें थोड़ी दूर तक की देख सकते हो, समझ पा रहे हो, फील भी कर सकते हो, लेकिन आपको फिर भी ये पता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। मतलब आप डिफरेंस करने में भी थोड़ा सा परेशान हो जाओगे कि ये रियलिटी है या क्या हो रहा है मेरे साथ। अब ऐसे में कोई एनर्जी आपके पीछे लगती है, सपनों में कह सकते हो सपना, लेकिन ये सपने ज्यादा रियलिस्टिक होते हैं। ठीक है। आपके पीछे लगी हुई थी उस टाइम पे? इवन हाँ, रेगुलर ऐसा हो रहा था और मैं बस बचने के लिए भागने की कोशिश करता था। छोटा बच्चा ही था, कभी कहीं छुप रहा हूँ, कभी कहीं भाग रहा हूँ, जो जगह मुझे पता है। लेकिन जहाँ जाते हैं, इन भूतों की खासियत होती है, किसी भी बच्चे से पूछो जहाँ आप छुपोगे वहाँ आ जाएंगे। तो उसके बाद में धीरे धीरे मुझे थोड़ा समझ आया, थोड़ा सा दिमाग जब डेवलप हुआ इन चीज़ों से, कि मैं अगर इससे बाहर निकलना चाहता हूँ तो एक शॉर्टकट है, मैं किसी ऊंची बिल्डिंग पर चढ़कर कूद जाऊँ, एक झटका लगेगा और मैं बाहर आ जाऊँगा। तो मैं कोशिश करता था कि इस भागदौड़ में मैं कहीं एक ऐसी जगह पहुँच जाऊँ जहाँ से मैं जंप कर सकूँ। ऐसा कहते भी है कि सपनों में आप मरते हो तो आप एक्चुअली उड़ जाते हो। एग्जैक्टली वही इसका रीजन। पर ये बहुत बड़ी बात है कि कंट्रोल करना, कि अब मैं सपने में कूद जाऊं तो ये कूद गए, क्योंकि सपना तो कंट्रोल नहीं हो सकता ना, और आप वो कर पा रहे हो। विजन्स में ऐसा होता है कि आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो। वहाँ पर होता क्या, इसका देखो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊँ। हमारी जो चेतना है वो अभी हमारी इस बॉडी में है, फिजिकल बॉडी में है। बॉडीज बताई जाती हैं, कई टाइप की होती हैं, तो मैं उसको सेकंड बॉडी को एनर्जी बॉडी बोलता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। सपने में आपकी एनर्जी बॉडी वर्क कर रही है। तो एक तो होता है साइकोलॉजिकल में क्या होता है, आपका उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, सब अपने आप चलेगा। लेकिन एक ऐसा होगा जिसमें आप चीज़ों को अपने हिसाब से लॉजिक लगाकर कंट्रोल करने लायक भी रहोगे।
आपकी चेतना एनर्जी बॉडी में शिफ्ट हो चुकी है और वहां पर आपकी एनर्जी बॉडी बचने की कोशिश कर रही है, वही रिएक्ट कर रही है। मतलब आपकी चेतना अब एनर्जी बॉडी में है, फिजिकल बॉडी से शिफ्ट होकर। ठीक है। अब आपके लिए ये 3D वर्ड सपना है और वो रियलिटी बन चुकी है। तो उसको आपको जैसे एक तरह से कहते हैं मैट्रिक्स ब्रेक करना, आपको उसको ब्रेक करके निकलना है। खैर उसके बाद में ये बिल्डिंग वाला हो गया। फिर देखा कि अब कई बार नई बिल्डिंग मिल रही है, तो कहीं कुआं दिख गया, कहीं कोई नदी वगैरह दिख गई, कुछ ऐसी चीज़ दिख गई, भाई उसी में ही जंप कर गए तो निकला है। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे आप चीज़ें सीखते हो, सामने वाला भी होशियार होता जाता है। ये लोग तो थोड़ा सा क्या करते हैं, डिल्यूजन भी क्रिएट करेंगे। जब आप इस तरह के किसी इंसान से बात करोगे ना, तो वो बताएगा कि उस चीज़ में फंसना और वापस आना, इसमें ये डिफरेंस आ जाता है पूरा कि पहले वो रियलिटी लग रही होती है, फिर जब जागते हैं उसके बाद लगता है ये रियलिटी है, वो सपना है। इस तरह डिफरेंस आता है। तो मतलब आपने ये सालों साल एक्सपीरियंस किया और आपको फिर एनर्जीज को कंट्रोल करना आ गया। एग्जैक्टली। ठीक है। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा, जब एज बढ़ी तो कोशिश करी समझने की कि सब एनर्जीज क्या थी और मेरे साथ ऐसा क्यों होता था। मैंने कुछ शोज़ वगैरह भी देखने शुरू करे कि कहीं कोई एक्सप्लेनेशन मिल जाए, लेकिन कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिल नहीं रहा था। फिर मैं एक दिन खुद ही मुड़ गया। मैंने कहा अब तक तो तुमने मुझे बहुत दौड़ा लिया, मेरे पीछे थे, लेकिन अब मैं पीछे आ रहा हूँ, क्योंकि इस तरह तो मैं ज़िंदगी नहीं जीने वाला। और फिर मैं निकल गया उल्टा। फिर मेरे को जहाँ बताया जाता था, जैसे बच्चे शुरू में भी बच्चा जैसे कहते हैं वहाँ अंधेरा है, भूत है, मत जाओ, मैं ज़बरदस्ती जाता था। बाद में फिर सेमेट्रीज वगैरह में जाना शुरू कर दिया, शमशान वगैरह में। सुना था यहाँ एनर्जीज होती हैं, तो मैं देखना चाहता था कि भाई मैं पागल हो गया हूँ या रियलिटी में ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं। क्योंकि मेरा ऐसा भी हो सकता है मेरे ही संग कुछ प्रॉब्लम हो, कोई मेंटल डिसऑर्डर हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से मतलब मैं एक तरह से फाइट कर रहा था अपने खुद के अस्तित्व के लिए कि भाई मेरे ही संग कुछ गड़बड़ है क्या। तो इसके लिए फिर मैंने रिस्क लेना शुरू करा। मैंने जाकर ऐसी जगहों पर एनर्जीज को कोशिश करी कनेक्ट करने की और रिकॉल करने की कि भाई मेरे से कनेक्ट करो। अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो मुझे एग्जैक्टली पता चले कि होती हैं, और नहीं होती हैं तो भी पता चले। तो अक्सर जाकर मैं ऐसा करता था। तो शुरू में कुछ टाइम तक तो मुझे कुछ नहीं पता चला, कोई ज़्यादा कुछ एक्टिव फीलिंग नहीं आई। लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि अब तो पूरी पीछे बारातों की बारातें ऐसी लग चुकी हैं एनर्जीज की। क्योंकि मैं कभी सिंगल एनर्जी को संबंध नहीं करता था, मैं सबको करता था। क्या बोलते थे आप शमशान? मैं ये बोलता था लाउड एंड क्लियर ऐसे अनाउंसमेंट कि यहाँ पर जितनी भी एनर्जीज हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब मेरे से कनेक्ट करें और मुझे ये बताएं कि आप लोग होते हैं। अगर आप लोग होते हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप हैं या नहीं, आप मेरे साथ आ जाइए। अच्छा। और ये शायद आपने स्टोरीज में सुना होगा कि कभी भी एनर्जीज को ना तो बुलाया जाता है, न्योता नहीं देते, और अगर वो आने के लिए कोई बहाना बनाती भी हैं तो आप उनको रोकते हो, जवाब नहीं देते। कहते हैं ना गांव में कि पीछे से कोई आवाज हो तो पलट के भी नहीं देखना चाहिए, वो भी एक न्योता मान लिया जाता है, क्योंकि फिर ही उनका अधिकार हो जाता है। तो आपने देखा खूब पलट के पीछे? हाँ, अक्सर। और मैं तो इसी चीज पर काम ही कर रहा था कि भाई मुझे तो खुला ही बुला दिया कि मुझे तो, मैंने भाई से बात हुई थी तो कुछ वहाँ की पिक्स वगैरह भी भेजी थी। मैं तब शायद 17-18 साल का था। देखी थी हमने, आप सिमेट्री पे बैठे हुए हो, कभी कुछ कर रहे हो उधर। हाँ, तो ऐसे एनर्जी वर्क में करता रहा, लेकिन एक डायरेक्शन नहीं था। मैं कर रहा था जैसे भी जो भी बन पड़ रहा था। फिर मैंने थोड़ा हीलिंग वगैरह के बारे में, एनर्जी वर्क के वगैरह इसके बारे में सुना, तो कनेक्ट करा किसी से और कोशिश की कि भाई देखें क्या होता है। फर्स्ट लेवल मैंने करा था, लेकिन मुझे उस पर रियली विश्वास नहीं हो रहा था कि हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई उन्होंने बताया कि आपके किसी के सर दर्द हो रहा है, आप एनर्जी हीलिंग करो, हाथ रख के टच थेरेपी करो, सर दर्द सही हो जाएगा। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं एक्चुअली जल्दी विश्वास नहीं करता चीज़ों पर। तो मैंने करा तो चीज़ वर्क की थोड़ी सी। फिर उन्होंने बताया डिस्टेंस हीलिंग भी होती है कि आप दूर बैठे हुए इंसान का भी कर सकते हो। मैंने कही तो भाई बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर जब की तो हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार। मेरे दिमाग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आया। मैंने कहा भाई देखो, दुनिया ना पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी पे चल रही है। 3 एनर्जी बांटी हुई है, एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक। और हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी की, क्योंकि हम हीलिंग उसी से करते हैं। तो क्यों ना हम उस चीज़ को ऐड कर दें यहाँ पर। तो मैंने फिर एक अलग तरह
से उस चीज़ को करना शुरू करा, मैंने निराकार ईश्वर को इस चीज़ के लिए, हेल्प के लिए कनेक्ट करा, जिसको हम यूनिवर्स भी कई बार लोग कह देते हैं। और हीलिंग करते टाइम मैंने जो नियम थे, सिंबल्स वगैरह होते हैं इन हीलिंग्स में, वो सब हटा दिए। मैं सिर्फ एक चैनलिंग करने लगा कि मैं जो चैनलिंग कर रहा हूँ, यूनिवर्स से वाइट एनर्जी आ रही है और उस इंसान की एनर्जी बॉडी में और फिजिकल बॉडी में जा रही है, जिसके लिए मुझे हीलिंग करनी है। इस बीच क्या हुआ, मेरे को एक जगह हीलिंग करने का मौका मिला, वहाँ पर मुझे नहीं मालूम था कि कुछ और ही ड्रामा हो रखा है। मैं तो नॉर्मल हीलिंग करने लगा। भाई एक सेकंड, आप अपनी हीलिंग की जर्नी बताओ। उससे पहले जब आपके साथ इतनी सारी एनर्जी जुड़ गई तो आपने उनसे कैसे पीछा छुड़ाया? वो आपके साथ क्या करती थी? उसके उन्होंने क्या प्रमाण दिया कि वो है आपके पास? आप ऐसे मानकर चलो कि आप नींद में हो, सो रहे हो, आपको घर वाले जगा रहे हैं, सामने लाइट जल रही है, आपने आंखें भी खोली। मैं आंखें खोल के सोने लगा था, लेकिन मेरा विजन नहीं टूटता था। तो मैं इस चीज़ के लिए जाने लगा था अपने सब रिश्तेदारी में, या जो भी फ्रेंड्स वगैरह थे, ये आँख खोल के सोता है। रियल रीज़न किसी को नहीं पता था कि मेरी आँख भले ही खुली हुई है, लेकिन मैं हूँ ही कहीं और, मैं इधर इस तरफ हुई नहीं। और वो आपके कंट्रोल में। और कई बार होता था कंट्रोल में, कई बार नहीं होता था चीज़ें, लेकिन अब ट्रैप्ड हूँ, क्या करूँ उसमें, कैसे तो वापस? जब आप सिमेट्रीज में, शमशान घाट में लोगों मतलब वहाँ पर बोल कर भी आ गए, तो भी ये विजन वाली चीज ही चल रही थी आपके वही साथ? मेरे मतलब कुछ ऐसा अलग से प्रमाण नहीं मिला आपको कि सोते सोते चद्दर खींच दी आपकी, या आपको डिस्टर्ब करा, या आपका माइंड कैप्चर कर लिया? नहीं, जो नॉर्मल आदमी के साथ होता ना कि बिहेवियर में चेंज आ गया, पोजेस हो गए, वो सब नहीं हुआ? वो मेरे साथ नहीं हुआ कभी। ओके, वो चीज़ मेरे साथ नहीं हुई ना। मैं लिटरली ये कहूँगा ना, मैंने ऐसे फिजिकली सामने देखा। और वैसे ही एक मिसकंसेप्शन है कि हम फिजिकल आंखों से देखते हैं। हमारी जो एनर्जी बॉडी की आंखें हैं, उन एनर्जी की बॉडी की आंखों से हम एनर्जी को देखते हैं, ना कि इन फिजिकल आंखों से। लेकिन हम क्योंकि इतने जुड़े हुए हैं अपनी एनर्जी बॉडी से कि हम डिफरेंस नहीं कर पाते कि हम फिजिकल आंखों से देख रहे हैं या एनर्जी की आंखों से देख रहे हैं। तो कॉमनली ये चलता है। ज़्यादा साफ तब भी दिख सकता है जब आप आंख बंद करके देख रहे हैं, लेकिन किसी को अगर दिख रहा है, दैट मीन्स कि उसकी एनर्जी बॉडी में जो आईज हैं वो एक्टिव हैं, या कनेक्टिविटी इतनी बन गई है कि वो उस चीज़ को क्लियरली देख पा रहा है। लेकिन मैंने एग्जैक्टली एकदम सामने आंख खोल के तो कभी नहीं देखा। ठीक है, अब आप वहाँ पे गए, आपने देखा वो कुछ और ड्रामा चल रहा है जिसके जो पोजेस हो गया था। हाँ एग्जैक्टली। तो वो मैं स्टोरी बताता हूँ आपको। तो मैं टीचर हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। मैं क्या पढ़ाते हैं आप? मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ और कॉम्पिटिटिव मैथ्स पढ़ाता हूँ। काफ़ी जो रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, मैंने उनमें पढ़ाया है। और इसी फील्ड में मैं रहा हूँ। मैंने खुद भी कंपटीशन में कई CDS वगैरह के एग्ज़ाम्स क्लियर करे, SSB वगैरह करे हैं सब। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे टच में रहते थे। एक बार क्या हुआ, मैं एक जगह गया हुआ था, पढ़ाता था, तो एक लड़का था, वो आया मेरे पास में और काफ़ी दिन से एब्सेंट था वो, लगभग 1.5 महीना हो गया था। तो उसने मुझे क्लास से बाहर आने के लिए रिक्वेस्ट किया कि सर कुछ बात करनी है। मैंने कहा बताओ क्या हुआ? बोला नहीं सर बाहर बात करनी है। मैं चला गया उठ के। मैंने कहा क्या हुआ, इतने दिन से क्यों नहीं आ रहे हो आप? बोला मेरी तबीयत बहुत ख़राब है सर, मैं इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? बोला सर मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं है, मैं पूरी रात मोबाइल चलाता रहता हूँ, कभी भी कुछ भी खाने पीने लगता हूँ, बाहर मार्केट में घूमने निकल जाता हूँ, और कभी कभी मैं दीवार में सर मारने लगता हूँ, मुक्के मारने लगता हूँ। चोट दिखाई उसने मुझे, तो यहाँ उसके वाकई में चोट थी। अच्छा। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा शुरू में। तो जब वो कह रहा मोबाइल वगैरह से, मैंने कहा भाई ये तो तेरी प्रॉब्लम है। हाँ। लेकिन जब उसने बताया मैं मुक्के सर्वर मारने लगा हूँ, दीवार में चोट लगी हुई है उसके, तो मैंने कहा ये तो भाई कुछ अलग चीज़ हो गई। तो गुरुजी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ अब। मैंने कहा ठीक है। थोड़ा मुझे शक हुआ, मैंने उसकी आंखों में देखा तो कुछ मुझे दिखा, डर सा, कुछ अलग सी चीज़ दिखी। क्लास में ले गया मैं उसको, लास्ट सीट पर मैंने उसको बिठाया, उसके सर पे हाथ रखा और वाइट एनर्जी डालनी शुरू की, एक प्रयोग के तौर पर। मतलब मेरा एक्सपेरिमेंट था एक तरह से। वाइट एनर्जी डालना मतलब आप प्रे कर चैनलिंग कर रहा था, की हीलिंग कर रहे थे? मैं चैनलिंग कर रहा था, बस इतना सा काम था मेरा। तो उस चैनलिंग में मैं मतलब ये सोच रहा था कि प्रे करके कि वाइट एनर्जी उसकी बॉडी में जाए, और जो भी चीज़ अगर उसके साथ कुछ है, मैं कंफर्म नहीं था है या नहीं, अगर है तो वो चीज़ सामने आए, निकल के आए। तो एक्साइटेड भी था मैं। हुआ क्या, 7-8 मिनट हुए होंगे, उसके सर ने झटके खाने शुरू करे ऐसे साइड बाई साइड,
अच्छा। पहला झटका आया, दूसरा आया, तीसरा आया, अचानक से तेज तेज वाइब्रेट करने लगा। अब और भी स्टूडेंट्स थे, हालांकि पहले उनका ध्यान नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत उनका अटेंशन इस तरफ आने लगा कि क्या हो रहा है। तो मैंने सोचा यार यहाँ खामखा कोई ड्रामा क्रिएट होगा। मैं छुपा के रखता था इन चीज़ों को, तो मैंने वहाँ रोक दिया, उसको जगाया वापस। थोड़ा मेहनत लगी जगाने में भी, और उसको मैं अलग ही ले गया। मैंने उससे कहा देखो तुम्हारे साथ मुझे नहीं लग रहा कि कुछ नॉर्मल चीज़ है, तुम्हारे साथ में शायद से कोई एनर्जी अटैच्ड हो गई है। अच्छा। मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है हो गई है। तो कोई जो बहुत ऐसा काम करने वाले लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, कोई भगत जी वगैरह हैं, तुम उनका पता करो। और फैमिली की हेल्प लेना ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है। बिना फैमिली की हेल्प के नहीं हो सकता कुछ। एक बार उनसे बात करो। उसके संग थोड़ा इशू क्या था, काफ़ी साल पहले उसकी मदर एक्सपायर हो गई थी। फादर बाहर जॉब करते थे, वो अपने दीदी जिया जी के साथ में रहता था। तो उसने कहा पता नहीं मेरे को तो डांट पड़ती रहती है आजकल, बस मैं आवारागर्दी कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है तुम बात करो, फिर भी कुछ हो तो मुझे बताना। अब मैं वहाँ से लौट रहा हूँ घर, ड्राइव कर रहा हूँ, हेडफोन लगाए हुए हूँ। कॉल आया उसका, मैंने रिसीव करा तो बोलता है सर मेरी तबीयत दोबारा से बहुत ख़राब हो रही है, मैं दीवार में सर मार रहा हूँ सर, मेरे कंट्रोल नहीं हो रहा मेरे से कुछ भी। मैंने कहा रुक जा। मैंने गाड़ी साइड लगाई, उसकी प्रोटेक्शन बनाई, लगभग 10 मिनट का टाइम लगा, वो नॉर्मल हो गया। अब वो सरप्राइज्ड हो गया, सर आपने कैसे रोक दिया? अच्छा थोड़ा मैं भी सरप्राइज्ड हुआ, मेरी चीज़ काम कर गई यहाँ से। तो मैंने कहा बाद में बताऊँगा, अभी मैं बाहर हूँ, बाद में बात करते हैं। रात को भी कॉल आया, थोड़ी बहुत बात हुई। नेक्स्ट डे वो सेम टाइम पर फिर आया। उसने कहा कि मैंने बताया था अपने घर पे, उन लोगों ने मना कर दिया है, वो ये सब मानते नहीं, जीजाजी मेरे मानते नहीं हैं और न किसी को जानते हैं। उन्होंने कहा भाई अपने सर को ही बुला लो। तो बोला सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब मैंने कहा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो कोई होता तो मैं तो वही सजेस्ट करता कि भाई तुम उनकी हेल्प लो, लेकिन कुछ नहीं से कुछ बेहतर। तो मैं उसके साथ उसके घर चला गया। उसका पर्सनल रूम था, पर्सनल रूम में मैंने चेयर पर बिठाया, दोबारा वही काम शुरू करा, सर पे हाथ रखा, चैनलिंग शुरू करी, वाइट एनर्जी डाली। रूम वगैरह सब नॉर्मल था, उसका कुछ अलग सब नॉर्मल था, सिंगल बेड पड़ा हुआ था, उसमें वो पढ़ाई करते। तो वही झटके लगने हो गए शुरू उसके सर में। थोड़ी देर और मैंने प्रोसेस करा, पूरी बॉडी झटके खाने लगी। कैसे कर रही है बॉडी, कैसे कर रही है? आप किसी को इलेक्ट्रिक शॉक देते हो ना, जैसे मूवीज वगैरह में देखते हैं, तो पूरी बॉडी हिल रही होती है, ऐसे पूरी बॉडी हिल रही थी। इतने में उसके दीदी जिया जी का चक्कर लगा, तो दीदी तो वहीं बैठ गई जमीन पर, जीजा जी चले गए, फिर आ गए, ऐसे वो करते रहे। लगभग आधे घंटे मैंने ये काम करा और मैं उन एनर्जीज को कॉल करता रहा, वो नहीं आई। फिर मैंने कहा भाई अब तू लेट जा, मैं भी थक गया, तू भी थक गया। फिर मैंने चेयर डाली उसके पास में, फिर सर पे हाथ रखा। फिर मैंने और थोड़ा ऐसे में ना ईगो भी आ जाता है कि भाई हो क्यों नहीं रहा, अब हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैंने इसको और मतलब पावर लगाई, कुछ विल पावर लगाई कि अब तो आओ। कुछ नहीं, वही झटके खा रहा था, दर्द हो रहा था उसकी पूरी बॉडी में। तो बोला अब मेरे दर्द हो रहा है। मैंने कहा चल ठीक, वो छोड़। मेरे को एक आइडिया आया, मैंने कहा मैं एक काम करता हूँ, इसको मीडियम बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने कहा एक काम कर। अच्छा वो ऐसी स्टेट में तो था ही कि आंखें नहीं खोल रहा था, काफ़ी देर से वो उसी स्टेट में था। भाई मीडियम बनाने की कोशिश करता हूँ, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करो। मीडियम बनाने की कोशिश करता हूँ का मतलब ये होता है, जो इंसान पजेस्ड होता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी थोड़ी लाइट होती है, वो इजीली एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत से लोग मैंने कुछ ऐसे भी देखे हैं कि जिनका ये लाइफ टाइम का ड्रामा रहता है कि जिनको एक एनर्जी से फ्री कराओ दूसरी लग जाएगी, दूसरी से फ्री कराओ तीसरी लग जाएगी। बिल्कुल। और कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी होती है कि आप पूरी जिंदगी उनको शमशान में सुला लो, उनको कुछ फील नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है। तो जो ऑलरेडी पजेस्ड है या जो ऑलरेडी प्रॉब्लम है, दैट मीन्स उसकी एनर्जी लाइट है, उसको मीडियम बनाया जा सकता है, उसको एनर्जी से कनेक्ट किया जा सकता है। तो मीडियम हर कोई नहीं बन सकता। और वर्ल्ड में जितने भी बड़े बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स वगैरह हुए हैं, वो एक मीडियम की खोज करते हैं जो इतना स्ट्रॉन्ग भी हो लेकिन उसकी एनर्जी कंपैटिबल भी हो, जिससे वो ये काम करवा सकें। इवन आपकी मूवी आई थी कंज्यूरिंग, उसमें जो एड एंड लॉरेन थे, लॉरेन मीडियम थी। हाँ। वो इसी पे बेसिस पे काम करते थे। तो मैंने कहा अच्छा तू ये देख के बता मुझे, तू देख क्या रहा है, मैं अपनी एनर्जी डाल रहा हूँ। तो उसने मुझे बताया कि सर कुआं दिख रहा है। मैंने कहा ठीक है, और
कुएं के पास साइकिल खड़ी हुई है, स्कूल है, बाहर रोड है, टेम्पू है। मैंने कहा आगे? बोलता है इसमें ना कई सारे लोग बैठे हैं, उनमें 3 औरतें हैं, एक बच्चा है, एक बूढ़े अंकल हैं, ऐसे ऐसे उसने बताया। ये लोग जा रहे हैं, ट्रक ने टक्कर मार दी, सब मर गए हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर बोला मैं अभी गांव गया था 2 महीने पहले, वहाँ मैं छत पे सो रहा था, ये तीनों औरतें और बच्चे वहाँ से निकल रहे थे, तो वहाँ से इन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा चाहते क्या है भाई ये? मैंने कहा क्या चाहते हो आप लोग, बताओ क्या डिमांड है आपकी? तो बोला ये कुछ नहीं चाहते हैं, इसमें से एक ही औरत है ना, ये खाने पीने की बहुत शौकीन है, तो इसलिए ये मेरे से वो शौक पूरे करवा रही है। एक्चुअली ये लोग डायरेक्टली नहीं ले सकते, आप जैसे भोग लगाते हो चीज़ पहुंचती है, ऐसे ही अगर आपको किसी एनर्जी को कुछ ऑफर करना है, आप स्मोक करो उस तक पहुंचेगी, आप कुछ वाइन वगैरह पी रहे हो उस तक पहुंचेगी, आप एक मीडियम बनते हो उस तक पहुंचने के लिए। एग्जैक्टली ये तरीका होता है। तो इधर कर तो ये लड़का रहा था, लेकिन इसके जो सुख थे वो उन लोगों तक पहुंच रहे थे। तो बोला ये खाने पीने के लिए करवाती है, दूसरी है इसको घूमने का बहुत शौक है, तो इसलिए मेरे को कहीं भी घुमाने के लिए ले जाती है, तीसरी है ये मेरे साथ कुछ गलत नज़र रखती है, कुछ और भी चीज़ें उसके साथ हो रही थी गलत। ये हाँ, उसको सेक्सुअली बिल्कुल हो रही थी। ये चीज़ उसने मुझे बिल्कुल लास्ट टाइम पर बताई थी, ये जब सब शुरू होने से पहले। ठीक है। तो उसमें से एक औरत ये करवा रही थी, और जो बच्चा है ये मोबाइल चलाना चाहता है, गेम खेलना चाहता है, इसलिए मेरे को इतना मोबाइल चलाने का मन करता है, गेम खेलने का मन करता है। तो मुझे समझ में आया, मैंने कहा ये तो कुछ ज़्यादा ही पजेस हो गया इस चीज़ में। जब इस लेवल तक बात आ गई है कि इससे वो चीज़ें करवाई जा रही हैं, और टाइम भी 1.5 महीना हो गया था, 4 एनर्जी। अब मैंने कहा ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप लोग जो भी चाहते हो मुझे बता दो, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन आप लोग इसको छोड़ दो। इन बिटवीन पता नहीं क्या हुआ, उस लड़के ने एक चीज़ और बोली कि सर आप दिख रहे हो। मैंने कहा भाई मैं तो हीलिंग कर रहा हूँ, तो मैं उसमें हो सकता है इसको विजन में दिख रहा हूँगा, आपके पीछे एक बाबा और दिख रहे हैं। मैं लिटरली कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा बाबा दिख रहे हैं, क्या पहना हुआ है उन्होंने? सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, सर पे टोपी सी पहनी हुई है, लंबी सफ़ेद दाढ़ी है, और बहुत लंबे से हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, हंस रहे हैं। तो मैंने कहा ये कौन है? बोले ये नहीं पता, ये तो आपके साथ रहते हैं, आपको पता है। मैंने कहा मेरे साथ रहते हैं? बोला हाँ, लेकिन मुझे चुप करा रहे हैं, कह रहे हैं बताए मत। मैंने कहा बाबा, अच्छा मुझे रियलाइजेशन थोड़ा था कि जब इतनी चीज़ों में मैं घिरा हुआ हूँ फिर भी बच रहा हूँ, कुछ ऊपर वाले का हाथ होगा, शायद पॉजिटिव एनर्जी भी है जो उसको नेगेटिव को कैंसिल जो रोकती है। फर्स्ट टाइम वो एनकाउंटर ऐसा था जब मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई है। विजन्स में मुझे आता था बैकग्राउंड में सब ठीक हो जाएगा, कोई है साथ। तो मैंने रिक्वेस्ट डाली, मैंने कहा बाबा कभी सामने भी आ जाओ, मेरे से क्या गलती हो गई भाई, मुझे भी गाइड कर दो, भटक रहा हूँ मैं सब जगह यहाँ वहाँ। तो मैंने कहा क्या कह रहे हैं? बोला कि कुछ नहीं, बस मुस्कुरा रहे हैं। मैंने कहा चलो खैर ठीक है, अब पहले तुम तीनों बताओ क्या चाह रहे हो? कुछ नहीं सर, ये तो जा रही हैं, ये कह रही हैं हम नहीं रुकेंगे, अब हम जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं सुनो तो सही, मेरी कोशिश ये थी कि अगर इनको वाकई में कोई प्रॉब्लम है तो इनके लिए कुछ करा जाए, भाई इंसानियत है। उन्होंने क्या करा कि वो शायद उस एनर्जी को देख के डर गई, तो बोली हाँ कि भाई हमारे एंसेस्टर्स भी होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कुल के देवता भी होते हैं, उनमें से कोई हो सकता है, पता नहीं। तो मैंने रोकने की कोशिश की, पर रोकी नहीं। मैंने कहा क्या हुआ कि ये तो दूर जा रही हैं, लेकिन बच्चा मेरे सामने खड़ा है, ये जाने को तैयार नहीं है, ये बोलना मैं तो नहीं जाऊँगा। मैंने कहा बच्चे क्या हो गया, क्या चाहिए? तो पूछा मैंने उससे क्या कह रहा है। अच्छा, इस वक्त उस बंदे की जो आपका स्टूडेंट था उसकी आंखें बंद थी? बंद थी। अच्छा, टोटली बंद थी। क्लियर बोल रहा है, क्लियर सारी बात सब क्लियर बोल रहा है, ऐसे जैसे डर रहा है, कांप हल्का रहा है, हल्का बोलते हैं, फंबल कर रहा है, बोल क्लियर रहा है। उसकी दीदी बैठी है, वो भी सुन रही है। अच्छा, जो कह रही थी कि हम ये सब मानते नहीं है, वो तो वहीं जमीन पर ही बैठ गई सर पकड़ के, हो क्या रहा है। और आवाज भी उसकी वही है, वो चेंज नहीं, आवाज भी चेंज नहीं हुई। एक अपने आप में एक एपिसोड चल रहा है किसी सीरियल पीरियड, ऐसे जैसे पास्ट लाइफ में ले जाते हैं वैसा लग रहा है। तो कई बार PLR में हो जाता है ऐसा, बताऊंगा आपको। तो क्या हुआ फिर वहां से, वो मैंने पूछा बच्चे से, वो कुछ नहीं बोले। फिर उसने बताया कि ये तीनों एनर्जीज आ रही हैं, इस बच्चे को खींच के साथ में ले जा रही हैं, वो तीनों उसको
बच्चे को ले गई हैं। लिटरली लास्ट में उसको बंदे को 4 बार झटका लगा, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक देते, चेस्ट ऊपर जाता है ना एकदम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसको मैंने रिलैक्स करने दिया 10-15 मिनट, फिर मैंने उसको धीरे धीरे उस विजन से बाहर निकाला। तब मैंने फिर उससे पूछा अब कैसा लग रहा है? बोला अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदा हो गया हूँ, जैसे कि मैं किसी सपने से बाहर निकल गया हूँ, मेरा शरीर अब हल्का हो गया है, अब लग रहा है मैं हूँ, पहले तो ये लग ही नहीं रहा था कि मैं हूँ। तब हाँ फिर वो चीज़ ख़त्म हुई, काफ़ी थैंकफुल हुआ वो। उसके बाद उसे प्रॉब्लम नहीं हुई कभी भी। मैंने उसको कुछ चीज़ें भी बताई कि भाई बच के रहा कर, क्योंकि मुझे लग गया था इसकी एनर्जी लाइट है इसलिए ये उसके चक्कर में आ चुका है। तो बचाव वगैरह उसने किए अपने, वहाँ से वो निकल आया। इसके अलावा हाँ PLR वाली आप बात कह रहे थे, जो PLR सेशंस करते हैं, PLR सेशंस मैंने भी किए हैं। क्या होते हैं ये? पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, एक ट्रांस की स्टेट में ले जाते हैं, जैसे अभी मैं डिस्क्राइब कर रहा था। तो इसमें हर कोई जा सकता है इस स्टेट में, जैसे मुझे एक्सपीरियंस करना है? इसमें आप ये मानकर चलो 90% लोग चले जाते हैं, 10% के लिए दोबारा या 3 बार कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती कि हम इतना काम डाउन हो पाए। अच्छा। तो 10% के लिए 2 या 3 बार कोशिश करने पर हो जाता है। और बिल्कुल क्लियर दिखता है इसमें विजन? बिल्कुल क्लियर नहीं दिखता, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों को इतना क्लियर दिखता है कि वो रोने लगते हैं PLR में उन चीज़ों को देखकर, उनको बाकायदा वो पेन फील होता है, वो इमोशंस फील होते हैं, इवन बॉडी में अगर कहीं उनके चोट लगी है वहाँ पर वो तक फील होगा। और ये आप करते कैसे हो कि मतलब ऐसे ही नॉर्मल लेटा के, या कुछ आपको कुछ इक्विपमेंट कुछ चाहिए होता है? नहीं, इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती, नॉर्मल आप बंदे को लेटाओ। हाँ। उसको एक ट्रांस की स्टेट में ले जाओ रिलैक्स करने के बाद, और ट्रांस की स्टेट में ले जाने के बाद आप उसको सबकी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, आप उसको पास्ट में ले जाने के लिए एनर्जी लगाओगे। अब यहाँ पर केवल एनर्जी का यूज़ इतना है, जैसे मैं उसको हीलिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, लोग अपने गार्जियन एंजल्स को रिक्वेस्ट करके वो एनर्जी यूज़ करते हैं उसको पास्ट में ले जाने के लिए। सब एनर्जी बेस्ड ही है, केवल डायरेक्शन बदल गया उसका। तो लोग क्या करते हैं, जब PLR करना है उससे एक दिन पहले रिक्वेस्ट डाली गार्जियन एंजल को, उनसे उन्होंने परमिशन ले ली, नेक्स्ट डे उस बंदे की PLR करी, तो वो एनर्जी लग रही है जो उसको खुद के सबकॉन्शियस में ले जा रही है। और इसमें आपकी एनर्जी भी लगती है? बिल्कुल लगती है। अच्छा। वो क्योंकि हम चैनलिंग कर रहे हैं उसकी। आप ये मानकर चलो कि अगर बहुत हैवी एनर्जी वर्क किया जाए, कभी कभी जब बहुत बड़ा मेरे सामने ड्रामा फंस गया है, 1-1 घंटे 1.5 घंटे तक एनर्जी वर्क करना पड़ा कि मैं करते करते बेहोश तक हो गया। अच्छा। बताओ ना सर, कुछ ऐसा बताओ, ऐसा आपके पास कोई आया हो इतने इस कदर वो पोजेस हो गया, वो अपने आप को हार्म कर रहा हो, फिर आपकी हेल्प? एक तो यही था। हाँ। तो ऐसा ही एक और एक्सपीरियंस मुझे हुआ था। तो मैं किसी के घर पढ़ाने जा रहा था, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स आ रहे थे और बहुत ज़्यादा उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी। वैसे मैं कोचिंग में पढ़ाता था, तो कुछ गर्ल्स थी, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि सर थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस कर दो, 15 दिन बाद एग्ज़ाम है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप एक्स्ट्रा चार्ज ले लेना, कुछ भी कर लेना, मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी, तो मैं मना नहीं कर पाया। खैर मैंने शुरुआत कर दी पढ़ाने की। मेरे कुछ प्रोफाइल्स वगैरह या जो पोस्ट वगैरह होते थे वो ये एनर्जी वर्ड से रिलेटेड ही होते थे, तो जनरली लोग समझ जाते थे कि मैं भाई कुछ तो अलग बवाल में हूँ। तो हीलिंग वगैरह लोगों को मैं जनरल बता देता था कि भाई मैं हीलिंग कर देता हूँ। मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाता था, क्योंकि मुझे पता है फिर पागल घोषित कर देंगे लोग, तो बेहतर है चीज़ों को लाइट रखा जाए। ऐसे वहम भी खा जाते हैं ना, सर पेपर है हीलिंग देना जरा, सर अरे ये बहुत हो रहा है, रिक्वेस्ट, सर हाँ, में दर्द हो रहा है, रिक्वेस्ट इस पे भी करते हैं कि सर कुछ ऐसा कर दो पेपर हमारे सामने आ जाए। मैंने कहा भाई मैं यहाँ क्यों बैठा होता फिर। हाँ। तो उनके यहाँ पर एक लड़की थी, वो अपनी आंटी के यहाँ रह रही थी, जिनको पढ़ा रहा था वो आंटी थी उसकी। तो उसके लगभग 3 दिन हो गए होंगे, सर दर्द हो रहा था। कुछ ये भी होता है, लोगों में देखने की जिज्ञासा भी होती है। तो उन्होंने, मैम ने मेरे से रिक्वेस्ट करी, सर ये इसके, अब नाम नहीं लूँगा, इसके थोड़ा सर दर्द की प्रॉब्लम है, 2-3 दिन से बहुत परेशान है ये, तो आप कुछ कर सकते हो हीलिंग वगैरह। अच्छा, मुझे शौक एक्सपेरिमेंट करने, भाई मैं सीखी उसी से रहा हूँ, कोई गाइड करने वाला है नहीं। मैंने कहा हाँ ठीक है, करके देखते हैं। मैं कभी ये नहीं कहता किसी से कि मैं ये कर दूंगा या वो कर दूंगा, मैं एज अ एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि भाई उसमें जो होता जाएगा मैं ट्राई सब करूँगा, देख लेते हैं क्या हो। हाँ, ट्राई में सब करूँगा, फ्लो वाला सीन, बस वही। उसको बंदी को चेयर पे बिठा लिया मैंने, वैसे ही सर पे हाथ रख के चैनलिंग शुरू कर दी। दिवाली से 1 रात पहले की बात है ये जो गई है, ये नहीं 2 साल पहले, मतलब ये वाली इससे पिछली वाली, उससे पिछली वाली एग्जैक्टली। तो टाइम हो रहा था लगभग शाम का 7:15 के आसपास, 7:15 साढ़े 7।
अब मैंने एनर्जी डालनी शुरू करी और थोड़ा पता नहीं, मैं उस दिन था भी कुछ जोश में कि मैं एनर्जी डालता चला गया, मैं बीच में रुका नहीं। लगभग 20 मिनट तक बहुत थ्रू आउट एनर्जी, मुझे खुद फील हो रहा था उस दिन कि बहुत आज मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, खुश था मैं अंदर से। हुआ क्या, वो लड़की अचानक से बोलती है मुझे बहुत सर्दी लग रही है, और वो कांपने लगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, वो एनर्जी का शायद आपको हिट लग रहा है, इस वजह से हो जाता था कभी कभी। ब्लैंकेट वगैरह उड़वा दिया उसको। फिर मैंने पूछा सर दर्द में कुछ आराम हुआ? बोली हाँ हल्का तो हुआ है। मैंने कहा अच्छा हल्का हुआ, इसका मतलब फिर ख़त्म भी हो सकता है, कोशिश करके देखते हैं। फिर से कोशिश करी, फिर तो वो और ज़्यादा कांपने लगी। बोली मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो उन्होंने जो उसकी आंटी थी उसके हाथ चेक करे तो हाथ बहुत ठंडे हो रहे थे। बोली सर इसके हाथ देखना। मैंने लिटरली जब उसके हाथ पकड़े बहुत ज़्यादा ठंडे थे। मैं खुद सोचने लग गया ये हुआ क्या और क्यों हुआ। मैंने कहा ठीक है अब एक काम करो, आप 10-15 मिनट आपको शायद लगेंगे अभी नॉर्मल होने में, और कभी ऐसा भी नहीं कि एनर्जी तुरंत ही काम करती है, कभी कभी आधा घंटा तक भी लग जाता है। आप रेस्ट करो जाके रूम में। तो टाइम लगभग ये हो गया था 8:15 के आसपास। मैं लेट हो रहा था घर जाने के लिए। अब उसको लेटा दिया रूम में, मैं बैठा हुआ हूँ, चाय पी रहा हूँ। उन्होंने चाय बना दी कि पी के जाना। इतने में उसने अंदर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कैसे? मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे क्या कर दिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या कर दिया है, मैं मर जाऊंगी, मेरा सर फटा जा रहा है, मेरी माँ मुझे मार डाला इन्होंने, ये मार डालेंगे मुझे। मैं एकदम से मैंने कहा ये क्या हो गया भाई। मैं इतना तो समझ गया था कि कुछ और मामला है। ये नॉर्मल बंदे की आप हीलिंग करो, उसको कुछ नहीं, केवल थोड़ा बहुत बेनिफिट जो मिलना होगा मिलेगा, ये हरकतें कभी नहीं होंगी। मैं उठकर गया, मैंने जाकर दोबारा कोशिश की, उसके सर पर हाथ रखा। गलती मैंने क्या की, मैंने दोबारा से एनर्जी डाली। अब हुआ क्या, इतने में वो बाकायदा लुढ़क रही थी, लोट रही थी, जिसको कहते हैं ना दर्द में। तो लेटते लेटते हिल रही थी? लेटी हुई थी और बेड पे तड़प रही थी। अच्छा। हाथ पैर इधर उधर फेंक रही थी ऐसे ऐसे। और वो उसके जो स्टूडेंट्स थी जिनको मैं पढ़ाता था 3-4, वो वहाँ के खड़ी हो गई, वो देखने लगी ये क्या ही हो गया। एक बार को मुझे भी लगा भाई अब रात का टाइम है और अब मुझे भी घर जाना है, लेट हो रहा हूँ, अब मैं ये सब कवर अप करूँ। थोड़ा टेंशन में मैं लिटरली आ गया था। तो मैंने कहा क्या हो गया बताओ, क्या परेशानी हो रही है तुम्हें? तो धीरे से उसने बोला, अब तक तो लाउड चिल्ला रही थी लेकिन तब धीरे से बोली, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है जितनी इनके अंदर है, तुम इनका कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा भाई ये क्या ड्रामा फैल गया। मैंने कहा किसका नहीं कर सकता मैं, कि ये जो मेरे साथ हैं। मैंने कहा कौन है तुम्हारे साथ? बाबा हैं मेरे। अब बाबा मैं एग्जैक्टली नहीं समझा, उसके कोई एंसेस्टर थे या कोई और एनर्जी थी। मुझे तो ये पड़ी हुई थी कि भाई ये जल्दी ठीक हो जाए। मैंने कहा ठीक है सुनो सुनो सुनो। मैंने धीरे से बोला, मैंने कहा मैंने गलती कर दी, मैं अपनी एनर्जी वापस ले रहा हूँ, मेरा आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं था, मैं अनजान था, मुझे तो पता भी नहीं था ऐसा कुछ है, तो आप इसको नॉर्मल कर दो। मैंने कोशिश करी, पूरी एनर्जी जैसे बैक में आए वापस आए, लेकिन रिलैक्स तो वो हुई, पूरी तरह से बंद नहीं हुई। इनको भेजो, ये मुझे मार डालेंगे, ये बोल रही बार बार। तो मैंने उनसे कहा, मैम से कहा, मैम देखो ऐसा है, शायद मेरी प्रेजेंस की वजह से हो रहा है, मैं थोड़ा बाहर जाकर खड़ा हो जाता हूँ कॉलोनी के गेट पर, और इसको बोल देना मैं चला गया हूँ, मुझे आप 10 मिनट बाद बताना कि क्या हुआ। अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं वापस आऊँगा, नहीं तो मैं चला जाऊँगा। क्योंकि उसकी बार बार यही रट थी, इनको भेजो। मैं खैर निकल गया, मैंने कहा आप उसको बोल दो कि मैं चला गया। उन्होंने बोल दिया उसको, तो मैं बाहर खड़ा हुआ वेट कर रहा हूँ। तो उनके सामने ही एक दूसरी रहती थी जो स्टूडेंट पढ़ती थी, वो आई। तो मैंने पूछा हाँ क्या हुआ उसको? बोलती सर अब तो वो आराम से बैठ के टीवी देख रही है, अब कोई परेशानी नहीं है उसको। मैंने दिल पे हाथ रखा, गहरी सांसें ली, मैंने कहा अब ठीक है। मैंने कहा कुछ समझ आया तुम लोगों को? तो बोली सर हम सबको सब कुछ समझ तो आ गया, लेकिन मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अब भाई उसके पेरेंट्स नहीं हैं यहाँ पर, कि आप इस चीज़ में ट्राई मत करना दोबारा। मैंने कहा मैं तुम कहोगी तो भी नहीं करूँगा।
खैर मैं वहाँ से चला गया। नेक्स्ट डे से जैसे मिलना था, चाय वाय देना था उसका, भाई मैं तो ऐसे चाय लेता था, ऐसे पीता था, आज देख भी लूँ धोखे से एनर्जी ना चली जाए, मेरी तो ये कोशिश थी। इतना मैं उस चीज़ से थोड़ा सा डर सा गया था। उसके बाद उससे कुछ 3-4 दिन बाद जब वो थोड़ी नॉर्मल हुई तब बात हुई मेरी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ था, तुम्हें पता है तुम्हारे संग क्या चीज़ है? बोली मुझे सब पता है। मैंने कहा तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बोली मैं बस ये देखना चाहती थी कि तुम्हारे पास कोई पावर्स हैं भी या नहीं, मुझे सही बताया जा रहा है या गलत बताया जा रहा है। मैंने कहा फिर क्या पता चला? बोलती है जो था वो तो फिर सामने ही था। मैंने कहा ये गलती दोबारा मत करना, और अगर तुम्हारे साथ ऐसी कोई चीज़ है तो तुम उसका ट्रीटमेंट करो। बोली मेरे साथ सालों से, बचपन से है, लेकिन मैं इनको हटाना नहीं चाहती, ये मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, ये मेरा साथ देते हैं। अब जब मैंने कहा घर में किसी को पता है? बोली नहीं, ये फर्स्ट टाइम हुआ है, घर में मैंने कभी किसी को नहीं बताया और ना मैं बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है फिर। लेकिन वो एनर्जीज बार बार उसको थोड़ा सा वो कर रही थी। अब ऐसा होता है कई बार, देखिए बचाने वाले भी होते हैं और परेशान करने वाले भी होते हैं। तो परेशान करने वाली एनर्जीज अपना काम करती हैं, कोई एनर्जी उसको बार बार थोड़ा सा मोटिवेट कर रही थी कि वो मेरे से शायद एनर्जी वर्क सीखे या मेरे थोड़ा कांटेक्ट में आए, जिससे उसको गाइडेंस मिले। तो उसको जैसे वो सो रही होती थी और मेरे आने का टाइम है तो उसको आवाज़ सुनाई देती थी, कितना सोती रहेगी, उठना। आपकी आवाज़ मेरे लिए, हाँ मेरे लिए कुछ विजन्स वगैरह दिखाना और उसको गाइड करना। तो फिर उसने पूछा भी था क्या रीज़न है सबके पीछे, पर फिर मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ में ना उसको समझाया ना गया, क्योंकि ना तो उस चीज़ का रिमूवल चाह रही थी। मैंने कहा अगर तुम्हें गाइडेंस चाहिए कि भाई तुम्हें इन चीज़ों के अगेंस्ट कैसे बचना है या क्या, मैं थोड़ा बहुत वो तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन अब ये सब मुझे रीज़न नहीं पता कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। वो चीज़ वहाँ एंड हो गई। तो एक सेकेंड एक्सपीरियंस फिर हीलिंग का ये था। फिर ये मैंने कई बार करा, जहाँ मुझे पता चल जाता था कोई पजेस्ड है, वहाँ मैं एक्सपेरिमेंट करने बैठ जाता था। और लिटरली ऐसा बहुत बार हुआ कि अगर कोई पजेस्ड है तो वो एनर्जी फिर निकल के आती है और कई बार बात करती है सामने। तो बात करी है आपके आगे? एग्जैक्टली, बिल्कुल बॉडी में आके करी है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप बात कर रहे हो और पजेस्ड हो आप, तो मैं काफ़ी देर तक आपकी, जैसे कभी 30 मिनट्स भी लगते हैं, कभी 45 मिनट्स भी लग जाते हैं, कभी 1 आवर भी लग जाता है। मैं वाइट एनर्जी डालूंगा, तब तक डालूंगा जब तक कि वो एनर्जी झेल सकती है। जब उससे वो एनर्जी सहन नहीं होगी, उसको जलन होगी, तो फिर वो बाहर निकलती है, तब वो आएगी सामने। और मैं उसको ये बोलूँगा कि मैं ये सब करना बंद कर दूंगा, तुम सामने तो आओ, वही एक्सपेरिमेंट कर करके। तब आपकी जो चेतना है वो पीछे चली जाएगी, उस एनर्जी की चेतना आगे आ जाएगी। आपका देखने का तरीका, बात करने का तरीका सब बदल जाएगा। वो थोड़ी देर जो भी 10-15 मिनट बात करती है, अपनी डिमांड्स रखती है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कोई अनजान देख रहा है कि आप ही बात कर रहे हो मेरे से। पर जैसे ऐसा होता है कि बॉडी को नुकसान पहुंचाना, हड्डी वड्डी मोड़ लेना, आंखें पीछे चली जाना, ये सब भी तो होता है। देखिए आंखें पीछे चली जाना कोई बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो मैं भी कर लेता हूँ। अच्छा, नहीं, जब पोजेस्ड हो जाते हैं तब अपने आप जाना। हाँ, ऐसा होता है, उसके पीछे रीज़न है। जब हम डेप्थ में जाते हैं, इवन मेडिटेशन का भी बता दूं, कई बार जब मैं मेडिटेशन करता हूं तो आंखें ऊपर की तरफ खिंचती हैं। जिसका मेडिटेशन जितना डीप होता जाएगा, आपको मेडिटेशन के 2 पॉइंट्स बताए जाते हैं। स्टार्टिंग में नोज बताया जाता है और बाद में थर्ड आई बताई जाती है। तो जब आप डेप्थ में ज़्यादा जाते जाएंगे तो आपकी आंखें ऊपर चढ़ती जाएंगी, मतलब आपकी चेतना अंदर की तरफ जा रही है, तो ये इस चीज़ का सिंबल है। और जब कोई और एनर्जी जो अंदर ऑलरेडी है वो आप पर कनेक्ट कर रही है, तो फिर आपकी आंखें पीछे जाने लगती हैं, बिल्कुल जाती हैं कई बार। और फिर एक चीज़ और बताऊं आपको, इन चीज़ों को ना बहुत नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अक्सर लोग, आपने भी मुझसे पूछा था, लोग पूछते हैं कि भाई कैसे दिखते हैं ये, तो मैं अब आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ, जानवर कैसे दिखते हैं? अब इसका कोई एक आंसर नहीं है। जानवर तो कंगारू भी है, हाथी भी है, कुत्ता भी है, शेर भी है, ऐसी इनकी स्पीसीज़ है। अलग अलग स्पीसीज़ की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। जैसे आप छलावा की बात कर रहे थे, जन्नात हो गए, छलावा हो गए, ये फिजिकल बॉडी
रख सकते हैं, क्योंकि ये 2 डायमेंशंस के बीच में फंसे हुए हैं। जिन्नात का भी एक्सपीरियंस, कुछ केसेस हैं, वो कभी फिर डिस्कस करूँगा। और कुछ ऐसी एंटिटीज़ हैं जो आपको दिख सकती हैं, कुछ ऐसी एंटिटीज़ हैं जो आपके लिए जैसे सिद्धि वगैरह बताई जाती हैं, और भी काम कर सकती हैं, दूसरे लोगों को मार भी सकती हैं। तो ये कैटेगराइजेशन अलग अलग है, इन चीज़ों को नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता किसी एक परफेक्ट सिंपल एग्जांपल या आंसर में। पर इसमें कोई जैसे एकदम से कहते हैं कि बहुत डरावना किस्सा हुआ, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ आपके साथ? देखिए, जब ये चीज़ें सामने होती हैं ना, हाँ, उस टाइम पर जब चीख पुकार मच रही है या ये चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पर होता है। किस्से तो और भी हैं, कई हैं, जिसमें अब ऐसे मानकर चलिए जैसे मूवी है, अब मूवी में तो वो चीज़ थोड़ी सी कॉमिकल करके और बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाती है। लेकिन जब आप किसी विज़न में फंसे हुए हैं, जब आप किसी का एक्सोर्सिज्म कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आपके सेंसेस इतने डेवलप नहीं हैं कि आप होने वाली हर चीज़ को देख सकें, तब वो चीज़ें उतनी डरावनी लगती हैं। और फिर इन चीज़ों का एक पर्टिकुलर और भी फैक्टर्स होते हैं। टाइम क्या है, अब ऐसे तो अब रात को 12 बजे 2-4 भाई बैठ के बात कर रहे होते हैं, कोई किस्सा सुना रहे होते हैं, वो सुनते सुनते डर लग जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट वैसा है। तो इन चीज़ों का साइकोलॉजिकल फ़र्क भी पड़ता है। पर मैं जो मानता हूँ, एक चीज़ सिंपल सी आपको बताऊँ, और सारी ऑडियंस को भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखो, बहुत ज़्यादा डरने की इन चीज़ों में कोई बात होती नहीं है। जो इन चीज़ों में नहीं है उनको हमेशा इनसे दूर ही रहना चाहिए, पहली चीज़। जो फंसे हुए हैं, जिनकी मजबूरी है, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए। ये चीज़ें जितना आप डरोगे, आप एक बार डरोगे, 4 बार और इल्यूजन क्रिएट हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि जैसे विजन्स दिखते थे तो उसमें कैसे कैसे चीज़ें क्रिएट होती थी, वो आपके साइकोलॉजी, आपके डर को पढ़ लेते हैं। कुछ आपका दिमाग बना देता है, कुछ वो लोग बना देते हैं। और जैसे आपको विजन आती थी तो आपका पीछा कोई करता था, तो वो आपको कभी दिखाया कौन करता था? बहुत एंटिटीज़ दिखती थी। ज़्यादातर मुझे वेस्टर्न वर्ल्ड की एंटिटीज़ दिखती थी, जबकि मैं वेस्टर्न वर्ल्ड बच्चा ही था उस टाइम, कनेक्टेड नहीं था वेस्टर्न वर्ल्ड से। क्रिश्चियनिटी को आप लेकर चलो एक तरह से एग्जांपल के तौर पर, लेकिन बाद में जाकर सेटन आपको दिखते थे, डेविल हो गए, सेटन। उसका मुझे एक बार दिखा था, एक विजन में दिखा था। उसमें ऐसा था कि जब मैं इन चीज़ों में काफ़ी आगे निकल गया, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, तो उसका ऑपरेशन था पथरी का। मेरा प्रोग्राम बन रहा था दिल्ली जाने का, और वहाँ मेरा एक दूसरा फ्रेंड था, एक और फ्रेंड थी, गर्ल थी वो, वहाँ पर उनसे मिलने जाने का प्रोग्राम था। तो जो मेरे साथ फ्रेंड रहता था, उसका पथरी का ऑपरेशन हुआ, तो पूरी रात में हॉस्पिटल में रुका। तो जिस दिन मेरा जाने का था, नहीं हो पाया। मैं हॉस्पिटल से रात को आके सुबह घर पे सो गया, लेकिन क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं हुई थी तो नशा सा था, विज़न शुरू हो गया। अब विज़न क्या शुरू हुआ, मैं जैसे आपके दिल्ली में फ्लैट्स वगैरह होते हैं ऊंचे ऊंचे सोसाइटीज़ में, मैं ऐसे एक छत पर चल रहा हूँ, चांदनी रात है, अंधेरा हो रखा है चारों तरफ, हवा चल रही है, हवा फील हो रही है मुझे। मेरे साथ में एक लड़का है, एक लड़की है, और लड़की एक बच्चे को पकड़े हुए है। थोड़ी दूरी पर, आप ऐसे मान के चलिए लगभग 10-12 फीट की दूरी पर एक लड़का चल रहा है, दूर दूर, एकदम वाइट, मतलब पूरी स्किन वाइट है उसकी, जैसे माइकल जैक्सन की थी एक तरह से, जैसे कि उसकी बॉडी में एक ड्रॉप ब्लड नहीं है। एवरेज बाल थे, हल्के हल्के कान को टच कर रहे थे। मैं उस चीज़ को भूल नहीं सकता, पूरी लाइफ टाइम नहीं भूल सकता, इतनी क्लियरली वो चीज़ सामने आई थी। पिंक लिप्स थे, थोड़े से लिप्स वाइट नहीं थे। उसने ब्लैक ट्राउज़र पहना हुआ था और ब्लैक शर्ट थी, और जैसे कि बिना बटन की एक जैकेट होती है ब्लैक कलर की, वो उसने पहन रखी थी। तो ड्रेस उसकी थोड़ी सी लूज जैसी थी और शूज़ भी ब्लैक थे। तो हवा चल रही थी तो उसमें उसकी वो जैकेट वगैरह हिल रही थी। ओवरऑल ब्लैक ही पहना हुआ था। एज उसकी रही होगी अप्रॉक्स 5'8" से 5'9", मतलब सॉरी हाइट 5'8" से 5'9". मैं अपनी हाइट के हिसाब से उसका कंपैरिजन कर रहा था। हुआ क्या, अब मेरी उस पर नज़र पड़ी, मेरे दिमाग में क्या आया, जिस तरह से वो मुस्कुरा रहा था देखकर, कि यार ऐसा ना हो कि इन लोगों को कोई हर्ट हो जाए जो मेरे साथ हैं। वहाँ मुझे डिलेमा में डाला जा रहा था। मैंने कोशिश करी इन लोगों को मैं आगे लेकर चलता हूँ, आगे लेकर गए।
वो साथ साथ चलने लगा उतने ही डिस्टेंस पर, पीछे पीछे आ रहा है आपके? मतलब साथ साथ चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, और हमारी तरफ देखकर केवल स्माइल कर रहा, कुछ नहीं कह रहा, ना कोई एग्रेशन, ना कोई गुस्सा, कुछ भी नहीं, सिर्फ स्माइल कर रहा। प्यारी, इतना स्मार्ट लग रहा था, मैंने अर्थ पर ऐसा इतना स्मार्ट कोई आज तक देखा नहीं कोई लड़का। पर मुझे ये मालूम था कि जिस हिसाब से मुस्कुरा रहा है और जिस तरह से आराम से चल रहा है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ी तोप है, तो इससे दूर रहना ही बेहतर है। तब तक एक चीज़ विज़न में होने लगी थी मेरे साथ कि क्योंकि मैं एनर्जी वर्क में फ्लो हो चुका था, तो विज़न में भी मैं एनर्जी वर्क शुरू कर देता था। तो जैसा कि आपको हीलिंग में सिखाया जाता है कि आप ये विज़न करें कि आपके हाथों से वाइट एनर्जी निकल रही है, ब्लू एनर्जी निकल रही है, वो मुझे विज़न में दिखने लगी थी, बाकायदा निकलती हुई। एक बात बताओ भाई, अगर मान लो जैसे आप विजन में हो, अब आपने देखा आपके पीछे डेविल है, वो जो भी है एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, अब आप नहीं भागे, आप उनके उसमें आ गए, तो क्या होएगा? वहाँ पर इतना ध्यान ही नहीं आता है। इवन आप रियल वर्ल्ड में तो एग्जिस्ट करो ऐसा ना, फिर भी ऐसा नहीं, ऐसा कई बार हुआ है कि मैं भाग नहीं पाया हूँ, मेरी एस्ट्रल बॉडी को फिजिकल बॉडी से बाहर खींचने की कोशिश की गई है। मैं फिर अपनी एस्ट्रल बॉडी को वापस बॉडी में खींच रहा हूँ और मेरी एस्ट्रल बॉडी को बाहर खींचा जा रहा है फिजिकल बॉडी से। और ये कौन खींच रहा है? एनर्जी। अलग अलग एक्सपीरियंसेस में वही जो एनर्जीज हैं। तो अब वो खिंच जाएगी, उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि मैंने कई ऐसे किस्से सुने हैं, देखा नहीं है, सुने हैं, जहाँ पर ऐसे ही एनर्जीज आपकी एनर्जी बॉडी को निकाल के ले जाते हैं और आपकी डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट। ये तरीका होता है। और एक बहुत बड़े यहाँ अपने इंडिया में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, उनके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि खड़े खड़े उनकी, गौरव तिवारी की बात कर रहे हो क्या आप? मैं हाँ उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसा उनके साथ हुआ हो, क्योंकि पर्सनली मैं ये चीज़ झेल चुका हूँ। अच्छा, उसमें आओ, जब वो चल रहा है आपके पास, फिर वो क्या पैरेलल हुआ? चल रहा है भाई साहब। अब मैं परेशान हूँ कि मैं इन लोगों को कहीं सिक्योर पहुँचा दूँ। हाँ। अब होता क्या है, यहाँ पर छतों पर भाई स्टेयर्स जाने के लिए नीचे रास्ता होता है, पहला मैंने देखा बंद है, मैं आगे आगे ले जा रहा हूँ, वो धीरे धीरे चल रहा है। इन बिटवीन क्या हुआ, जो मेरे साथ लड़का था उसने उसकी तरफ एनर्जी मारी है ग्रीन कलर की। मैंने अपना सर पकड़ लिया, मैं सच बता रहा हूँ, मैं पछता गया। मैंने कहा ये क्या बेवकूफ़ी कर दी इसने। उधर से उसने मारी है, मुझे मालूम था ये होगा, इधर से मैंने मार दी, मुझे तीनों कलर दिखे। इतने में मुझे इतना जोर का झटका लगा कि मैं जहाँ अपने बेड पर था, अब आप पूरी बात सुनेंगे तब समझ आएगा ये क्या हुआ है। मैं जहाँ अपने बेड पर था वहाँ झटके से मेरी आँख खुलती है, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, मेरी बैग खराब हो चुकी है, मैं आसपास देख रहा हूँ तो खून पड़ा हुआ है बिखरा हुआ, वही रूम है, वही बेड है, वही फैमिली दिख रही है मुझे, सिस्टर मेरे आसपास घूम रही है। अब मैं उससे कह रहा हूँ जो मेरा घर के पास वाला जिसका ऑपरेशन करवा के आया हूँ, भाई उसको अभिषेक को बुला दे। मैंने कहा वो कुछ समझ लेगा कि क्या मामला हुआ है, अभिषेक को बुला दे बस, बाकी मैं बात कर लूँगा। भाई ब्लड कैसे दिख रहा है आपको, किसका? वही बता रहा हूँ, पूरी बात आप सुनो तब ये क्लियर होगा, मुझे भी क्लियर नहीं था। अब मैं उससे बार बार बोल रहा हूँ बुला लो। इतने में क्या हुआ है, अचानक से मुझे और साउंड सुनाई दी है, वहाँ से मुझे दोबारा झटका लगा, मेरी फिर से आँख खुली है। मैंने कहा ये क्या था। अब वही बेड है, वही रूम है, वही सब कुछ है, लेकिन सब नॉर्मल है। मुझे समझ में आया मैं सपने में सपना देख रहा था, वहाँ ट्रैप्ड हुआ था, क्योंकि नॉर्मल सपनों में बचना सीख गया था। मतलब एक लेयर पर मैं बचना डिफेंस करने लगा था, तो मैं सेकंड लेयर में फंसा था वहाँ पर। अच्छा, तो जहाँ आपने खून खून देखा वो दूसरा सपना था? वो दूसरा था, ड्रीम विद इन अ इसके ड्रीम। बाद मैं नेक्स्ट डे उस फ्रेंड से मिलने गया हूँ। वो मुझे जो मेरे ऐसा था, हम 3 लोग थे और बाइक पर 2 ही लोगों को जाना था, तो मैं अपनी फ्रेंड को छोड़ने के लिए जा रहा था। इन बिटवीन 2 महान पुरुष बाइक पे आगे जा रहे थे, जिन्हें अचानक पेट्रोल पंप देख के याद आया कि इनको पेट्रोल डला लेना चाहिए, और उन्होंने बिना इंडिकेटर दिए ब्रेक मार के बाइक मोड़ दी और हमारी गाड़ी टकरा गई, घिसटते चले गए। काफ़ी चोट आई, मेरे ये सब हाथ पैर छिल गए अच्छी तरह से। हेलमेट पहना था तो सर बच गया, उसकी बेचारी की पूरी बैग छिल गई। खैर उसको उठाया समेटा, खुद को उठाया समेटा, अब उसको उसकी जगह पर छोड़ा, फिर वापस उसी फ्रेंड की बाइक थी, वापस अपने फ्रेंड के पास पहुंचा, उसने पट्टी वगैरह की। अब मुझे वापस आगरा आना था सेम डे।
तो मैंने कहा भाई मैं चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो गया है, मुझे छोड़ दे। उसने मुझे बिठाया, ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, सामने एक स्पीड ब्रेकर पे ऑटो जा रहा था, उसने ब्रेक मारी है, हम उसमें ठुक गए हैं, हम फिर नीचे, उसके भी घुटने घुटने छिल गए, मेरे तो पट्टियाँ वट्टियाँ छिली, थोड़ी एक आध एक्स्ट्रा चोट लगी, उसकी भी हो गई। 1 घंटे में ये ड्रामा हो गया। फिर वापस पहुँचे तो उसके रूममेट ने फिर मुझे जाके ड्रॉप करा, तब मैं वापस आया। इसके बाद फिर मुझे विज़न आया 4-5 दिन के बाद, जिसमें एक एनर्जी, फीमेल एनर्जी मुझे बता रही है, क्योंकि मैं लगातार एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये मुझे अनएक्सपेक्टेड सा लगा कि क्यों हुआ, कोई रीज़न ही नहीं था। फीमेल एनर्जी मुझे बता रही है, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा क्यों? वो सपना देखा था तुमने? तुरंत मेरे गूज़बम्स हो गए। उसमें सपने में कौन कौन था? मैंने कहा एक लड़का था, एक लड़की थी, एक बेबी था। बोले यही दोनों तो थे और तुम थे। मैंने कहा फिर वो बेबी? बोले उसका मतलब ये है कि उस लड़की को इतनी चोट लगने वाली थी कि वो कभी माँ ही नहीं बन पाती। अच्छा। तब मुझे किस्सा समझा, फिर मैंने रिलेट करा चीज़ों को, तब मैं उस चीज़ को समझ पाया कि एक्चुअल में वो जो सपना था वो बाद में जाके पूरा हुआ है उसके नेक्स्ट डे, जो कि मुझे समझ आया 4-5 दिन बाद, कि जो कभी नहीं हुआ था कि मेरे पे फिजिकल कभी उस चीज़ का असर नहीं पड़ा था और इस बार चोट नहीं लगी पड़ थी, गया। और इस बार इतना तगड़ा पड़ा कि कुछ भी हो सकता था। तो आपने हमला किया तो उस जो चल रहा था वहां पे, D1 कह लो जो भी कह लो, उसने मेरे आप पे चोट किया। लग गई ना, उस पर कोई मुझे दिखाई नहीं, फिर वो ब्लैंक, तुरंत खत्म सब। मुझे उसके बाद पता ही नहीं क्या हुआ नेक्स्ट सेकंड। मैंने इधर से सोच के करा, उधर खत्म। भाई आपकी लाइफ में ये क्या लगी हाँ भाई, ये क्या सीन है भाई? वो तो वो फुकरा मूवी का चूचा याद आ रहा है, जिसे विजन आते हैं और वो सच हो जाते हैं। भाई ये क्या हो रहा है भाई? अलग ही कुछ ना चीज़ है। कुछ विजन आते हैं। ये मैं आपको बताऊं, एनर्जी वर्कर से अगर आप बात करेंगे और जिनको गार्जियन एंजल्स वगैरह का सपोर्ट है, उनके साथ ये चीज़ अक्सर होती है। गार्जियन एंजल्स इंट्यूशंस में या सपनों में उनको किसी ना किसी तरह गाइड कर देंगे। लेकिन भाई आपके साथ जो विजन आ रहे हैं वो तो गार्जियन एंजल वाले भी तो नहीं है। गार्जियन तो एंजल्स पकड़ रहा है सपने में। गार्जियन एंजल्स वगैरह बाद में ऐड हुए धीरे धीरे, जब आगे फिर मैंने हीलिंग वगैरह आगे बढ़ाई, कुछ और एनर्जी वर्क अपना आगे शुरू किया, तब फिर हेल्प भी। देखो जब आप ना किसी की हेल्प करना चाहते हो और उसमें आपका खुद का कोई स्वार्थ नहीं होता, तो देखो फिर अच्छे लोग भी हैं, अच्छी एनर्जीज भी होती हैं, वो भी फिर आपकी हेल्प करना शुरू करती हैं। और फिर मैं जैसे बताया, काली माता की मैं बहुत ज़्यादा पैरों में गिरा रहता हूँ उनके, तो इतना विश्वास तो है कि कभी बुरा तो नहीं हो सकता। और वो बंदा आज तक कभी दिखा नहीं आपको जो दिखा? उसके बाद फिर दोबारा नहीं। मैंने बहुत बार कोशिश की कि दोबारा से कभी वो कनेक्ट हो, लेकिन इतनी हायर एनर्जीज बार बार नहीं आती। तो भाई आपको कैसे पता वो डीमन है? भाई वो कोई सैतान नॉर्मल है, इंसान भी तो हो लूसीफर सकता है, जिन है, क्या है वो? नहीं, जो विजन आया था उस विजन में उसने बोला ना कि मैं उस वॉइस ने, जिसने इस सपने की तरफ मुझे बताया, नहीं लूसीफर का नाम female आई नहीं, थी। उसने बोला कि भाई ये जो आपका जो फीमेल मुझे 4-5 दिन बाद डिकोड कर रही है कि तुम्हारे साथ ये हुआ, तुम इसको उससे कनेक्ट करो, वहीं मेरे को उस चीज़ ने हिंट करा था कि वो डेविल था। और डेविल जो लोग समझते हैं कि एक बहुत बड़ी कोई अकेली शख्सियत है, ऐसा नहीं है। ये अलग से एक स्पीसीज़ है, जैसे आपकी जिन्नात एक स्पीसीज़ है, प्रेत एक अलग स्पीसीज़ है, तो डेविल कोई एक नहीं है, बहुत सारे एक अलग इनकी पूरा डायमेंशन है। पर ये अलग चीज है कि डेविल भी स्मार्ट है बिल्कुल, इस पे एक दिन अलग से पॉडकास्ट पूरा वाइट है नहीं भाई वो और ऑल ब्लैक पहना भाई हुआ वो है। मॉडल है, मॉडल। नहीं, मॉडल मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा भाई। और जो उसका स्टाइल था ना चलने का और देखने का और मुस्कुराने का, वो उसमें दिख रहा था कि राजसी है वो, कुछ अलग ही चीज़ थी वो। बेटे मजे मत लो, पकड़ ले। भाई बैठे ना, वाइट 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 डालेंगे, वाइट एनर्जी। उसकी स्माइल याद है आपको? अरे भाई मैं छोटा आदमी, मैं क्या बता सकता हूँ। हल्की सी उसकी स्माइल दिखा दो, नॉर्मल सा आंसर। भाई तो जा जिसका उस पे जा। उसकी स्माइल तो देख ले पहले, थोड़ी स्माइल कैसी हल्की सी, अगर दांत दिखा नहीं सको। दिख रहे थे, कैसे? जैसे इतना नॉर्मल हम हंसते हैं, एक थोड़ा सा किसी पे नजर होती है ना टेढ़ी सी। पूरा तेरी भाई डर लगे। इसे देखना है। बिल्कुल नहीं दिखाओ, इधर दिखाओ। उरो तेरी भाई, यार आप तो डरा। उसका कोई ये मोटिव नहीं था कि उसको डराना है, धमकाना है। कई बार देखो ऐसा होता है, एक चीज़ बताऊँ मैं, 2 चीज़ें होती हैं। पहला ये होता है कि
हमारा वक्त खराब है, नसीब खराब है और हम किसी ऐसी जगह पहुंच गए कि हम टकरा गए। दूसरा ये होता है कि जब हम कहते हैं ना दूसरे के फटे में टांग अड़ाना, जब हम वो अड़ाते हैं ना तो फिर बैक अटैक भी होता है, तो टांग ही टूटती है अपनी। वो कुछ भी हो सकता है वो तो। चलो दोस्तों, ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। और अगर आपको मज़ा आया तो ज़रूर कमेंट करना। अगर आपको डेविल और इनकी स्पीशीज़ पे एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट चाहिए तो हम भाई को दोबारा इनवाइट करेंगे और एक और मज़ेदार सा एपिसोड शूट करेंगे। पर अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए और आपको देवांशु भाई को रीच आउट करना है तो इनके इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं हम, आप इनको मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और हम ऐसे ही मज़ेदार पॉडकास्ट के साथ आपको मिलते रहेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और हमारा मकसद आपको अवेयर करने का है, आपको एंटरटेन करने का है, कुछ भी अंधविश्वास फैलाने का नहीं है। तो प्लीज़ इसको थोड़ा ऊपरी लेवल तक ले, बहुत ज़्यादा इससे भाई दिल पे मत लेना, पता लग रहा है। साइकोलॉजिकल मत बन जाना कि पता चला रस्सी भी साफ दिख रही है। हाँ, ज्यादा लोड मत लो, मौज लो। हाँ मौज लो। चलो जी, ओके जी, बाय बाय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली। जय बजरंगबली।